कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए यह है कनाडा की सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है। यह दुनिया का पहला ऐसा वैक्सीन है जिससे प्लांट आधारित प्रोटीन टेक्निक से जो है विकसित किया गया है। ठीक है, प्लांट आधारित प्रोटीन टेक्निक का उपयोग करके इसको विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए यह जो है राजस्थान के पोखरण रेंज जैसलमेर में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाना था। तो राइट आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में जो है यह खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 31st दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, देखिए यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। दरअसल इसका आयोजन 2021 में ही किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। ठीक है, अब 2022 में जो है इसका आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। कहाँ है? हनोई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो मित्र योजना है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। जैसे ही आप फुल फॉर्म जान जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि यह किस क्षेत्र से विकसित है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यहां मैं लिख देता हूं अपैरल। ठीक है, तो अब टेक्सटाइल यानी कि यह वस्त्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर अमजद अली खां हो जाएगा। अमजद अली खां जो है यह प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, ध्यान रखेंगे। इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं भारत की तरफ से? ठीक है, दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले, तो ये आर अश्विन रविचंद्रन अश्विन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? तो मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, उन्होंने 800 विकेट लिया है। दूसरे नंबर पर शेन वार्न है, 780 विकेट इन्होंने लिया है। तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन है और पहले तेज गेंदबाज हैं जो इतना ज्यादा इन्होंने विकेट लिया है, जेम्स एंडरसन। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया है? तो ये PSLV C-51 से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, PSLV C-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? अब यहाँ पर देखिए समर जो है ना इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनेमिया रिडक्शन। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा समर अभियान जो है कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु शुरू किया गया है। इसकी मदद से क्या होगा, राज्य की जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य सुधार करके कुपोषण और एनीमिया को जड़ से समाप्त करने का यह योजना काम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण जो है यह चिनाब नदी पर जो है किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे, उसका सेट नंबर 11 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो लोग इस सेट को देखे होंगे उसको उन लोगों को जो है यह एडिटेरिया का सेट बहुत ही आसान लग रहा होगा। जैसे ही आज एडिटेरिया का सेट हमारा समाप्त हो जा रहा है, कल से हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, चैनल पर चले जाइए,
प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए और सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? तो यह देश जो है, यह देश श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह जो है आदेश दिया है। श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल यानी कि कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो यह राइट आंसर मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज। अच्छा, कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम 1855 में विरचाऊ ने देखा था। किसने देखा था? विरचाऊ ने देखा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर मेटाफेज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? तो यह एस्परजिलस को जाना जाता है। एस्परजिलस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एस्परजिलस एक हानिकारक कवक है जो कि मनुष्य में जो है यह रोग उत्पन्न करता है। रोग का नाम क्या है? तो एस्परजिलोसिस। ठीक है, और इस रोग के कारण श्वसन में कठिनाई होती है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो यह उत्पाद जो है क्या होता है? गुआनिन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के बीट में क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, इसका गुआनिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है? तो राइट आंसर इसका एजोटोबैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। चलिए, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु अगर बात करें, तो स्वतंत्र जीवी है। सहजीवी जीवाणु की बात करें तो वह राइजोबियम होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लिटमस जो अम्ल क्षार पहचानने में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे होता है? प्राकृतिक लिटमस यह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइकेन जो होते हैं ना, ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वासियोरकर तथा मैरास्मस जो रोग है यह किसकी कमी से होता है? तो देखिए, बच्चों में जो होता है क्वासियोरकर होता है और वयस्कों में मैरास्मस होता है। यह रोग जो होता है फ्रेंड्स, यह किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो रतौंधी होता है या फिर जीरोप्लेथेलमिया होता है। रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। उसके बाद देखिए, विटामिन बी3 किसके उपापचय में सहायक होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछेगा तो लीवर हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है तो राइट आंसर इसका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि यह अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिक परीक्षण यानी कि सिक टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए करते हैं? तो यह रोग डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया रोग जो है यह गले को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है, यह जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी जो है कान की हड्डी है, इसका नाम स्टेपी है। अच्छा, कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी। ये 3 हड्डी कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर इनकस, मैलियस और स्टेपी तीनों दिया गया है। तो एक कान में ये 3 हड्डी पाते हैं और दूसरे कान में भी 3 हड्डी, तो टोटल कान में 6 हड्डी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यानी कि यह उत्तल है। कौन सा लेंस है? यह उत्तल लेंस है। सबसे पहले तो ये पकड़ लेना, पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया तो उत्तल है, नेगेटिव रहेगा तो अवतल होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पता है कि 1/f होता है, और f जो होता है ये हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में कहीं पर दिया गया हो तो आप इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दिया भी गया है लंबाई, देखिए मीटर में ऑप्शन में दिया भी गया है। अच्छा, ये पावर ऑफ लेंस होता है, इसका निरूपक क्या होता है? तो इसको डायोप्टर में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, डायोप्टर, डी से इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पावर दे रखा है ऑलरेडी। पावर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 1/f हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू कितना हो जाएगा? ½ मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर है, सॉरी कैसा बनेगा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक तथा समान आकार का बनता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये जो सीटी स्कैन होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, या मैं लिख देता हूं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, टोमोग्राफी स्कैन। क्लियर, याद रखेंगे। पूछा गया है कि इसमें जो है किन तरंग का इस्तेमाल जो है किया जाता है, तो एक्स विकिरण हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। ध्यान रखेंगे, ये मीटर है, ओम मीटर है। क्लियर, ध्यान रखना है। यहाँ पूछा गया विद्युत पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो एक रेंज दिया गया है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। देखिए यहाँ यूनिट दिया भी गया है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, वहां से अपनी गलती सुधार सकते हैं और अपना स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ यानी कि ज्वाला उत्पन्न होता है? जब आप कैंडल वगैरह को देखेंगे या कोई अगर दीपक जलाया गया है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो लौ नीला दिखाई देता है। नीला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो अगर एक समान वृत्तीय वेग से जो है त्वरित हो रही है तो सिर्फ दिशा परिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिशा परिवर्तित होता है। और वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। उसके बाद देखिए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? वृत्ताकार पथ पर घुमाई गई है तो उसका कार्य कितना होगा? तो उसका कार्य जो है शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई जो होती है क्या होती है? ऊर्जा की इकाई जो होती है वह क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई भी जूल होता है। उष्मा का यहाँ पर देखिए ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का भी जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए? शक्ति का, पावर का वाट होता है। तो यहां पर देखेंगे राइट आंसर कार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समय अवधि क्या है? विजन प्लान की समय अवधि जो है यह 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 ईयर प्लान यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी इसके स्थान पर आर्थिक विकास का थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग का गठन जो है किया गया था, आपको पता है। और 15 वर्षीय विजन प्लान कार्यान्वित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2022 तो अब आ गया, पता नहीं अगर आपके पापा किसान हैं तो आप बताइएगा कि क्या उनकी आय दुगुनी हो गई है, जरा आप मुझे बता देंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक दलवई कमेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं अशोक दलवई। इन्हीं की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया 2016 में। उस समय ये क्या थे? तो यह सचिव थे, अतिरिक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। विशेष आर्थिक जोन जिसको कि सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किस वर्ष जो है लाया गया था यह पॉलिसी? तो यह लाया गया था सन 2000 में, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम अगर पूछे तो 2006 में। राइट आंसर इसका 2000 हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समानता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 10वीं 2000 से लेकर के कब तक? 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 11वीं 2007 से लेकर के 2012 तक। और आखिरी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10वीं। उसके बाद देखिए जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था मोहम्मद अली जिना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिना ने किया था। चलिए राइट आंसर इसका मोहम्मद अली जिना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो यह आदि ऐतिहासिक काल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अछूत की अवधारणा जो है यह उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है स्पष्ट रूप से ये जो है दिखाई देती है। उत्तर वैदिक काल में समाज जो था स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो यह है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो राइट आंसर हो जाएगा इसका। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें कि यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें किसी भी व्यापारिक मार्ग का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नया कर लगाया गया था, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक कर था जो झोपड़ी पर लगाया जाता था, ठीक है। चलिए और देखिए इसमें क्या था कि खालसा भूमि इसलिए अधिक पैमाने पर विकसित हो गई क्योंकि इसने जमीन ले लिया था बहुत सारा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो यह 14 पूर्व है, 14 पूर्व है, ठीक है। ये प्रश्न मैं बार बार करवाया हूं आपको। उसके बाद देखिए मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, अच्छा मैसूर सिंहासन पर पहला शासक कौन था जो बैठा था, शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां ने मैसूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। और जब नादिर शाह आया था ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, तो ये तख्ते ताउस यानी कि मैसूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था। तो आखिरी शासक मोहम्मद शाह रंगीला है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो यह संप्रदाय फिरदौसी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, फिरदौसी है। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है, तो इसमें से देखिए असत्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह किस प्रकार से होता है, तो संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो है उनकी आयु 35 वर्ष की कम से कम होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का बिल्कुल होता है, देश की किसी भी आपातकालीन स्थिति लागू करने का बिल्कुल है, ये वाला जो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो विधेयक जो है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल धन या वित्त विधेयक के लिए यह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो 1951 में। देखिए 1951 में यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो इस एक से पहला आप याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। कर 47 नंबर की लोकसभा का चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उससे मत प्राप्त न हो, तो अगर उससे कुल वैध मतों का 1/6 भाग का मत जो अगर प्राप्त नहीं होता है तो वह जो है अपनी जमानत खो देता है, ठीक है, 1/6 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यह भाग 11 में किया गया है। किसमें किया गया, भाग
11 में किया गया। भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक में विधायी संबंध तथा 256 से 263 तक में जो है प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है 19D है। ठीक है, 19D है। ध्यान रखेंगे मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 तरह की स्वतंत्रता है वर्तमान में। क्लियर? चलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था, संपत्ति वाला। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में। ठीक है, 99वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? तो इसमें से देखिए खगोलीय पिंड जो है ना, ये सभी हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, यानी कि सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है, शीत ऋतु में। ठीक है, मानसून का निवर्तन जो होता है, मानसून के लौटने का समय, उस समय जो होती है तमिलनाडु और उसके तटीय भाग पर जो है वर्षा होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं ग्रेट लेक्स, ठीक है, झील जो होता है ना उसको लेक्स, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट लेक्स में अगर बात करें तो सुपीरियर झील आता है, मिशिगन झील आता है, यहां पर नाम लिखा गया सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरॉन, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं ह्यूरॉन, ओंटोरियो, ठीक है, ओंटोरियो, ओंटोरियो, ठीक है, ये झील आता है। ग्रेट बैरियर नहीं आता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन है? तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला क्रम। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, तो राइट आंसर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर जो है यह बसा हुआ है पेरिस। ठीक है, एफिल टावर है यहाँ पर, और एफिल टावर के यहाँ लोग क्या जाते हैं? सीन देखने जाते हैं। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखेंगे। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे है, और रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी, टाइबर से देखिए यहाँ टाइगर शब्द आ रहा है, बाघ। तो जब टाइगर सामने आया तो आपका रोम रोम डर गया। ठीक है, रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम डर गया। तो इस समय इस तरह से रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन टेम्स और पेरिस सीन नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं उस पर, तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यह जो होता है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ऐसा इसलिए होता है, कारण इसका यही है। तो यह एक प्राकृतिक सूचक है इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम सबसे ज्यादा जो होता है सक्रिय होता है, यानी कि अभिक्रियाशीलता करने वाला होता है, अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें से सबसे यहाँ पर देखिए एक तो पोटेशियम यहाँ दिया गया, एक पोटेशियम यहाँ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सबसे कम जो होगा गोल्ड होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो यौगिक बनते हैं ना, कार्बन यौगिक, उसको क्या कहा जाता है? तो कभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए CH4 हम लोग पढ़ते हैं ना, मीथेन, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा हुआ एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर इसका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा।
चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यह जो होता है आयोडीन हो जाएगा इसका, ठीक है, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आयोडीन जो है यह अधातु है जो केवल अधातु का गुणधर्म प्रदर्शित करता है, धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी देखिए सिलिकॉन, ट्यूरेलियम और यहाँ पर जर्मेनियम, ये क्या है, यह उपधातु है, मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ये धातु का भी गुण करेंगे और अधातु का, दोनों का गुण प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था, तो नील्स बोर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नील बोर ने लिखा है एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नील बोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान जो है 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है। लगभग लगभग में आपको याद रखना है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ इंग्लैंड और किसके बीच खेला गया था, तो भारत के बीच खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सही मिलान जो है यहाँ पर देखिएगा मिलिंद पन्हो अश्वघोष, मिलिंद पन्हो जो है यह नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें नागसेन और मिलिंद जो थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद, उसी के बीच का मिनांडर भी इसको कहा जाता है, वार्तालाप का जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में किया गया था, जबकि साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया जो है यह संबंधित है झारखंड से। विदेशिया, छऊ, सरहुल, जाट जाटिन, ये झारखंड से संबंधित है। यहाँ पर देखिए झारखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मैसूरू में है, मैसूरू में है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, मैसूरू में। 1950 में स्थापित किया गया था। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली यह एग्जाम में, अभी बिहार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पटना पक्षी विहार कहाँ पर है। तो पटना पक्षी विहार जो है यह कहाँ पर है, तो यह एटा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है यह। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो झारखंड में है दालमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कि विरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है। तो देखिए विरहोर जनजाति जो है यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में निवास करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये निवास करती है, छत्तीसगढ़ में भी निवास करती है, तो ज्यादातर यह झारखंड में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है।